जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं की पॉलिटिकल साइंस और जिसमें चल रहा है अध्याय 3, जिसका नाम क्या है? नियोजित विकास की राजनीति। जिसमें हमने चैप्टर का प्रारंभ समझ लिया है कि चैप्टर में हम किन किन विषयों को समझेंगे। प्रमुख तौर पर इस अध्याय में आप पढ़ेंगे भारत की आर्थिक समस्याओं को और उन आर्थिक समस्याओं का हमने किस प्रकार से समाधान किया है। इससे पहले वाली कक्षा में आपने समझा था कि राजनीतिक फैसले में राजनीतिक टकराव कैसे एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। आपके संसाधनों के प्रयोग में आपकी राजनीति किस प्रकार से भूमिका निभाती है, इस बात को आपने समझ लिया था। अब आप चल रहे हैं समझने उस विषय को, जिस विषय को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। वो विषय है कि हमने विकास की कौन सी धारणाएं अपनाई थी। हमारे देश में विकास की किस धारणा के अधीन हमारा देश चला और उसने किस प्रकार से अपने देश को आगे बढ़ाया। आपको जैसे मैं बता चुका हूं कि उस समय दुनिया में दो प्रकार की विकास की धारणाएं थी। पहली कौन सी थी? एक थी पूंजीवाद और दूसरी थी समाजवाद। एक पूंजीवाद थी और दूसरी थी समाजवाद। और आप सब जानते हैं इस बात को कि ये जो समय था, ये विश्व राजनीति में बहुत ही कठिन समय था। क्यों? क्योंकि विश्व राजनीति में दो महाशक्तियां थी और उन दो महाशक्तियों के बीच में एक वैचारिक युद्ध चल रहा था, जिस वैचारिक युद्ध को हम किस नाम से जानते हैं? शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। और उस शीत युद्ध के कारण विश्व दो खेमों में बटा हुआ था। दो खेमों में बटा हुआ था। तो भारत के ऊपर भी ये प्रेशर था कि वो किसी ना किसी गुट की विचारधारा का अनुसरण करे, पर भारत ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो कैसे नहीं किया, ये सारी बातें हम उसके पीछे की सारी राजनीति को हम चल रहे हैं समझने पंडित नेहरू की वो विचार कुशलता को समझने, जिसने भारत को आज ये स्थिति प्रदान करी है कि भारत को किसी का पिछलग्गू बनने की जरूरत नहीं है। भारत आज अमेरिका से जो आंखें मिलाकर देखता है, उस आंखें मिला के देखने लायक बनाने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके सरकार के द्वारा अपनाई गई नीतियों ने बनाया है। आज की सरकार का देन नहीं है ये। आज उस समय भारत ने पूंजीवाद को नहीं अपनाया, ना भारत ने समाजवाद को अपनाया। इसलिए भारत एक ऐसी शक्ति बन पाया जिसके कारण वो दुनिया की आंखों में आंखें डालकर, दोनों महाशक्तियों की आंखों में आंखें डालकर खड़ा रहा और अपने देश के राष्ट्र के हित के लिए सभी शक्तियों से लड़ता रहा और आगे बढ़ता रहा। उस चीज को चल रहे हैं हम समझने, उन बातों को चल रहे हैं समझने जिसने हमारे देश को ये काबिलियत प्रदान करी कि वो उस शीत युद्ध में दोनों महाशक्तियों के अनुसार नहीं, अपने अनुसार विश्व राजनीति में पार्टिसिपेट करे। तो चलिए पढ़ते हैं, समझते हैं विश्व की धारणाओं की, विकास की कौन कौन सी धारणाएं थी। ठीक है, चल रहे हैं उसको समझने। तो आइए, हमने इससे पहले समझ लिया राजनीति किस प्रकार से प्रभावित करती है आपके विकास को। अब उसी में से अगले विषय को चल रहे हैं समझने, क्योंकि उस दिन समय नहीं था। देखो, विकास की धारणाएं क्या होती है समझिए। अक्सर इन टकरावों के पीछे विकास की धारणाओं का हाथ होता है। उड़ीसा के उदाहरण से हमें पता चलता है कि इतना कह देने भर से बात नहीं बनती कि हर कोई विकास चाहता है। जनता के विभिन्न तबकों के लिए विकास के अर्थ अलग अलग होते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया, सबके लिए विकास का एक पैमाना नहीं होता। सबके लिए विकास का पैमाना एक जैसा नहीं होता। सन्नी के लिए विकास का मतलब कुछ और है, मिहुल के लिए कुछ और है, जतिन के लिए कुछ और है, कृष्णा के लिए कुछ और है। जिसकी जैसी जरूरत होती है उसे उस प्रकार का विकास चाहिए होता है। अब गांव में रहने वाले लोगों को हाईवे नहीं चाहिए, गांव में रहने वालों को एक पक्की सड़क चाहिए बस, ना कि उनको हाईवे चाहिए। एक पक्की सड़क ही उनके लिए विकास है। उनके लिए हाईवे या फ्लाईओवर विकास नहीं है, क्योंकि उनको उस चीज की रिक्वायरमेंट
नहीं है, उनके पास वो व्हीकल्स नहीं है जो वो उस पर चला सके। भाई साइकिल चलानी है उन्हें, साइकिल चलानी है, बैलगाड़ी चलानी है उन्हें, तो उसके लिए उन्हें ट्रैक्टर चलाना है उन्हें, तो उसके लिए उन्हें हाईवे या फ्लाईओवर नहीं चाहिए। उनको क्या चाहिए? उनको एक पक्की सड़क चाहिए, उनको एक पक्की सड़क चाहिए। जंगलों में रहने वाले लोगों के लिए फैक्ट्री की जरूरत नहीं है, उनका जंगल बना रहे उनके लिए वही विकास है। तो उड़ीसा का जो मैंने उदाहरण जो आपको बताया, उड़ीसा को जो मैंने आपको उदाहरण बताया था, वो आपको बताता है कि विकास हमेशा वहां रहने वाले लोगों के हिसाब से नहीं होता। विकास के होने के पीछे राष्ट्र की विकास की धारणा भी काम करती है। अगर राष्ट्र पूंजीवादी धारणा से चल रहा है तो वो फिर आपके हितों को नहीं देखेगा, वो फिर किसके हितों को देखेगा? वो बाजार के हितों को देखेगा, और बाजार के हितों को देखते हुए वो काम करेगा। आपकी धारणा में मैटर करती है कि आप कैसे सोचते हैं। अब आप अगर लालची हैं तो आप हर चीज में लालच करेंगे। भाई आपकी धारणा है ना लालच, तो आपकी विचारधारा में लालच भरा पड़ा है, तो आप हर चीज को लालच के दृष्टिकोण से देखेंगे। और अगर आप समाज प्रेमी हैं तो आप लालच नहीं करेंगे, आप समाज की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। तो ये किस पर निर्भर करती है? ये आपकी विचारधारा पर निर्भर करती है। तो यही बात यहां भी समझाई जा रही है। देश का विकास भी किस पर निर्भर करता है? देश की राजनीति की विचारधारा पर, देश की राजनीति की विचारधारा पर, कि वो आपके साथ कैसा व्यवहार करेगी, वो आपके साथ कैसा व्यवहार करेगी। इस चीज का निर्धारण राजनीति की विचारधारा पर निर्भर करता है। समझ में आएगी बात कि नहीं है? देखो सुनो मेरी बात। अब मान लो आप भुक्खड़ हो तो आप अपनी प्लेट भरना चाहोगे, है ना? आप अपनी प्लेट भरना, और अगर आप सहिष्णु हो, सहनशील हो, तो आप ये चाहोगे कि सबको खाना मिल जाए, है ना? ये क्या है? ये आपकी विचारधारा, ये आपकी मानसिकता है। क्या है ये? मानसिकता। तो वैसे ही जो पार्टियां होती हैं, ये जो अलग अलग पार्टियां ये क्यों बनी पड़ी? ये सिर्फ विचारधारा के अलगाव के कारण अलग अलग पार्टियां हैं देश में, कोई और कारण नहीं है। सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, जिस कारण से सारी पार्टियां अलग अलग बनी पड़ी हुई हैं। भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ये पार्टियां अलग क्यों हैं? क्योंकि इन सबकी अपनी अपनी अलग अलग विचारधाराएं हैं, जिस कारण से ये अलग अलग हैं। नहीं तो अलग होने की क्या जरूरत है? अलग होने की क्या जरूरत है? समझ में आई बात? तो इसी कारण बस। तो अब मान लो कांग्रेस आती है, कांग्रेस जहां भी शासन करती है वो सांप्रदायिकता नहीं करती, वो जाति धर्म पर ज्यादा जोर नहीं देती, वो सामाजिक न्याय पर ज्यादा ध्यान देती है। वो सामाजिक न्याय, वो आपके स्कूल कॉलेज पर ज्यादा ध्यान देती, वो सॉफ्ट पावर राजनीति करती है, वो हार्ड पावर राजनीति नहीं करती। सॉफ्ट पावर मतलब समझते हो कि वो उन मैटर्स को ज्यादा देखती है जिन मैटर्स की लोगों का विकास मैटर करता है, जिन चीजों से लोगों का विकास मैटर। वो आर्मी पर ज्यादा फोकस नहीं करती, वो ज्यादा पुलिस पर ज्यादा फोकस नहीं करती, वो मतलब सिक्योरिटी रिलेटेड चीजों पर ज्यादा फोकस नहीं करती। वो सोचती है अगर इंटरनली इंसान ज्यादा मजबूत होगा तो देश अपने आप मजबूत हो जाएगा, देश अपने आप मजबूत हो जाएगा। मतलब वो स्कूल कॉलेजेस इन सबको खोलने पर ज्यादा ध्यान देती है। लेकिन जब भाजपा आती है तो वो क्या हार्डकोर पॉलिटिक्स करती है, वो आर्मी को लाती है पॉलिटिक्स में, वो मतलब आपकी डिफेंस को वो पॉलिटिक्स के नजरिए से देखने लगती है, वो राष्ट्रवाद को, वो धर्म को, वो इन सब चीजों को इन्वॉल्व करती है पॉलिटिक्स में। मतलब वो हार्डकोर पॉलिटिक्स करती है, जिससे कि जनता में आक्रोश पैदा हो और जनता सोचने की क्षमता को खो बैठे और मेरे लिए वोट दबा दे। धर्म के नाम पर आप सोचना बंद कर देते हो, आर्मी के नाम पर आप सोचना बंद कर देते हो। तो ये इन पर एक राष्ट्रवादी और धार्मिक राजनीति करने का काम कौन करती है? बीजेपी। और अब आ जाओ आपकी आम आदमी पार्टी, तो वो कैसी राजनीति करती है? वो शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा
स्वास्थ्य, इस चीज पर, और वो फ्री बीज पर राजनीति करती है। उसकी राजनीति का मेन कोर क्या है? बेनिफिट, आपका हेल्थ सेक्टर और आपका एजुकेशन सेक्टर और गरीबों के लिए वेलफेयर स्कीम्स, ये उसकी मेन पॉलिटिक्स, ये उसकी मेन पॉलिटिक्स फ्रेम है। तो ये क्या है? ये इनकी विचारधारा है। ये क्या है? इनकी विचारधारा। तो वही बात यहां पर भी है भैया। अब जैसा नेता होगा वो उसी हिसाब से काम करेगा, समझ में आई बात? तो जिस पार्टी, देखो अब उस टाइम आप जानते हो जब 1951 में हमारे देश में आर्थिक विकास स्टार्ट किया तो उस टाइम पावर में कौन थी? आपकी कांग्रेस। तो कांग्रेस की विचारधारा बहुत ही ज्यादा शालीन थी, बहुत ही ज्यादा शालीन। आपको मैं बता चुका हूं, कांग्रेस किसी एक विचारधारा के अधीन चलने वाली पार्टी नहीं थी। उस समय वो एक क्या थी? वो एक सतरंगी छाता थी। वो अपने आप में ही पक्ष भी थी और अपने आप में ही विपक्ष भी थी। याद है कि नहीं है? वो अपने आप में ही पक्ष थी और अपने आप में ही विपक्ष थी। वो एक पूरा का पूरा सामाजिक संगठन थी और वैचारिक संगठन थी। उसमें हर विचार के लोग थे, हर सामाजिक पहलू के लोग थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू का नेतृत्व था। और आपको मैं बता देता हूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके समाजवाद के प्रति ज्यादा उनका झुकाव था, समाजवाद के प्रति उनका ज्यादा झुकाव था। समझ रही बात? आगे सुनो तो आपको ये चीजें क्लियर होंगी। विचारधारा क्या होती है अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब बात समझ में आई कि नहीं आई? विचारधारा, ठीक है, चलो सुनो आगे। मिसाल के लिए सुनना, मिसाल के लिए इस्पात संयंत्र बिठाने की योजना बना रहे उद्योगपति इस्पात के किसी शहरी उपभोक्ता और इस्पात संयंत्र के लिए प्रस्तावित इलाके में रह रहे किसी आदिवासी के लिए विकास का अर्थ अलग अलग होगा। इस कारण विकास से जुड़ी कोई भी चर्चा विवादों से परे नहीं होती। समझ में आया? जो यहाँ पर इस्पात संयंत्र लग रहा है वो किसके लिए लग रहा है? वो उद्योगपतियों के लिए लग रहा है, ना कि वहां रह रही आदिवासी जनता के लिए। उससे आदिवासी जनता का विकास नहीं होने वाला, उससे किसका विकास होगा? उद्योगपतियों का। बताओ भाई किसका विकास होगा? अरे खुद मेहुल सोचो आप। अब एक बात बताओ, एक बात बताना मुझे, आप ही बताना मुझे, ठीक है? मान लेते हैं, हम मान ले रहे हैं, ठीक है? क्या मान रहे हैं कि इस एरिया में, ये जो है आपका एरिया, ठीक है, ये एरिया, अब यहां पर रेलवे स्टेशन आ रहा है, ठीक है? रेलवे स्टेशन बन रहा है और आपको रेलवे स्टेशन की जरूरत है नहीं। भाई विकास किसके हिसाब से होना चाहिए? आप मुझे बताओ। वहां पे रहने वाले लोगों के हिसाब से होना चाहिए कि वहां पर ना रहने वाले लोगों के हिसाब से होना चाहिए? आप बताओ मुझे। जो वहां पे रहते हैं ना। अब आपको रेलवे स्टेशन यहां नहीं चाहिए, आपको रेलवे स्टेशन की दरकार नहीं है और सरकार आपके पास से जबरदस्ती रेलवे स्टेशन ले जा रही है, तो आपको कैसा लगेगा? और वहां पर जंगल है, बहुत बड़े स्तर पर जंगल है और जंगलों को काट के उनके बीच में से रेलगाड़ी ले जाएगी तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपका पूरा का पूरा जीवन, आपका जो जीवन है वो जंगलों पर निर्भर है। आपको जंगलों के अलावा कुछ आता ही नहीं है। जंगलों से ही आप अपने लिए खाना भी ले रहे हैं और अपनी कमाई का भी साधन आपका जंगल ही है। तो अगर जंगल कट जाएंगे तो आप रह पाओगे? हाँ, तो भैया जंगल में रहने वालों के लिए जंगल ही सब कुछ है। उनके विकास का मतलब क्या है कि जंगल की ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा। वो कभी नहीं चाहेंगे कि जंगल कटे, वो कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि जंगल ही उनके जीवन का आधार है। तो इसी प्रकार से जो ये इस्पात संयंत्र लग रहा है, इसमें किसका हित है? इन आदिवासियों का हित तो नहीं है ना। हित किसका छिपा हुआ है? उद्योगपतियों का, उद्योगपतियों का। तो आप किसका विकास कर रहे हैं? आप उद्योगपतियों का विकास कर रहे हैं। तो इसके पीछे सबसे बड़ी चीज क्या है? धारणा का। सरकार की क्या धारणा है? यहां सरकार की मेन धारणा क्या है? ज्यादा से ज्यादा देश में निवेश को लाना,
जिससे कि देश का आर्थिक विकास ज्यादा से ज्यादा हो सके। क्योंकि मैंने आपको बताया देश का आर्थिक विकास ही देश के विकास की रीढ़ की हड्डी होता है। देश का आर्थिक विकास ही देश के विकास की रीढ़ की हड्डी होता है। तो हमेशा सरकार एक का फायदा करती है और एक का नुकसान करती है। विकास कभी भी, ये जान लो, विकास एक ऐसी चीज है वो कभी भी विवादों के बाहर नहीं होता। किसी ना किसी का नुकसान उससे होता ही होता है। अब भैया कहीं पर भी मान लो बांध बनेगा, अब बांध बनेगा तो यहां पर रहने वाले लोगों से उनकी जमीनें छीनी जाएंगी, ये तो पक्का है ना। यहां पर रहने वाले लोगों से उनकी जमीनें छीनी जाएंगी और यहां पर बांध बनाया जाएगा और वहां की कृषि भूमि, जंगल सब गायब हो जाएगा। इससे एक तरफ से नुकसान भी हो रहा है और इससे एक तरफ से नुकसान भी है और इससे देश का विकास भी है। आर्थिक समझ में आई बात? तो ये आप जान लो, विकास कभी भी विवादों के बाहर नहीं होता और विकास हमेशा ऐसा नहीं है कि वहां के रहने वाले लोगों के हिसाब से हो, ऐसा भी नहीं। कभी कभी देश के उद्योगपतियों के हिसाब से होता है, कभी कभी देश के उद्योगपतियों के हिसाब से होता है। हाईवे निकलना था, यहां से हाईवे जाना था ऐसे, हाईवे को निकाल दिया गया ऐसे। क्यों? क्योंकि यहां पर एक बहुत बड़े उद्योगपति के खेत हैं, इसलिए यहां से निकाल दिया गया, जिससे कि उसको इस चीज का फायदा मिल सके, समझ में आई बात? तो इस तरह से भी होता है, ये है राजनीति। तो इस प्रकार से राजनीति आपके विकास पर बहुत बड़ी छाप छोड़ती है, समझ में आई बात? और ये क्या है? इसी को कहते हैं विकास की धारणा। क्या कहते हैं? विकास की धारणा। आगे सुनो। आजादी के बाद के पहले दशक में इस सवाल पर खूब बहसें हुई। उस वक्त लोग बाग विकास की बात आते ही पश्चिम का हवाला देते थे। विकास का पैमाना पश्चिमी मुल्क है। आज भी एक अर्थ में हम इस बात को लक्ष्य कर सकते हैं कि विकास का अर्थ था ज्यादा से ज्यादा आधुनिक होना और आधुनिक होने का अर्थ था पश्चिमी औद्योगिक देशों की तरह होना। माना जाता था कि पश्चिमी मुल्कों की तरह हर देश को आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से गुजरना होगा। जिस तरह पश्चिमी मुल्कों में आधुनिकीकरण के कारण पुरानी सामाजिक संरचना टूटी और पूंजीवाद तथा उदारवाद का उदय हुआ, उसी तरह दुनिया के बाकी देशों में भी होगा। आधुनिकीकरण को समृद्धि, भौतिक प्रगति और वैज्ञानिक तर्क बुद्धि का पर्यायवाची माना जाता था। विकास की ऐसी धारणा को मानने के कारण तब हर कोई विभिन्न देशों के विकसित, विकासशील अथवा अविकसित बताकर उनके बारे में अपनी बातें कहता था। तो पहले के टाइम में जब हमारे देश ने आर्थिक विकास प्रारंभ किया, तब के टाइम में विकास की धारणा क्या थी? पश्चिम की नकल करना, अपने आप को आधुनिक करना, अपने आप को ज्यादा से ज्यादा मशीनीकृत करना, वो था आधुनिक होने का अर्थ। ठीक है, तो आप समझे आधुनिक होने का क्या अर्थ है? समझा कि नहीं समझे? भैया उदारवाद मतलब क्या होता है? तो देखो, उदारवाद का मतलब होता है लिबरल होना। अब मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं कि लिबरल होना क्या होता है। एक समय था कि हमारे देश में महिलाओं को जीन्स पहनने की आजादी नहीं थी। जीन्स पहनने पे उन्हें क्या पाबंदी थी और उन्हें कहा जाता था कि तू तो हीरोइन हो रही है ना, ये शब्द प्रयोग किया जाता था। लेकिन आज क्या, आज हमारा समाज उस चीज को बहुत ही सरल मान रहा है। तो इसे कहते हैं उदार होना। और ये उदारीकरण कैसे आया है? ये उदारीकरण आया है सिनेमा के कारण। सिनेमा ने हमारे समाज में उदारीकरण, और ये कहा जाता है कि ये हमारे ऊपर पश्चिम की छाप है। और ये हकीकत है
कि पश्चिम की छाप हम पर बहुत ज्यादा पड़ी है। वैश्वीकरण ने हम पर पश्चिम की छाप बहुत ज्यादा छोड़ी है। 1990 से पहले तक भारत में आपको डेनिम कल्चर ज्यादा देखने को नहीं मिलता होगा, लेकिन 1990 के बाद भारत में डेनिम कल्चर बहुत बड़े स्तर पर फैला। 1990 के बाद घर घर में टीवी आया, और जैसे जैसे टीवी आया और टीवी ने घर घर में पश्चिम की चीजों को बहुत ज्यादा प्रचलित बना दिया। समझ में आई? प्रमोट किया उसने एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से। समझ में आई बात? तो यही माना जाता था हमारे देश में प्रारंभ में भी यही। हम जब आजाद हुए तो जब हमारे देश विकास की बात आती थी तो विकास की बात पर हमारे नेतागण यही कहते थे कि क्या हम भी पश्चिम की तरह आधुनिक बनेंगे, हम भी अपने देश का आधुनिकीकरण कर देंगे, क्या हम अपनी संस्कृति अपनी विरासत को छोड़ देंगे। पर मैं मानता हूं कि विकसित होने का अर्थ यह नहीं है कि पश्चिम को आंख बंद करके फॉलो करना। देखो, विकसित होना है लेकिन कभी भी किसी की देखा देखी करके नहीं, अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सदैव विकसित होना है। अपने अनुसार विकसित होना है, किसी दूसरे के अनुसार कदापि नहीं। हमेशा इस चीज को ध्यान में रखना है कि कभी भी कोई भी काम करो अपने हिसाब से करो, जो आपको सूट करता है वो करो, वो मत करो सिर्फ दिखावे के लिए। आपसे चला नहीं जाता हील्स पहन के, फिर भी आप हील्स पहने, ये एक अच्छी बात नहीं। अपने आप को मॉडर्न दिखाने के लिए आप हील्स पहन रही हैं, आप टाइट जीन्स पहन रही हैं और आप उसमें कंफर्ट फील नहीं कर रही, तो कोई मतलब नहीं। लड़कों से भी यही अपील है, समझ में आई बात? लड़के भी जीन्स टाइट पहन रहे हैं और बैठा नहीं जा रहा है, क्या मतलब है ऐसे कपड़े? हमारे देश के एनवायरनमेंट को ये सूट नहीं करता। आप चले जाओ, अभी भी साउथ इंडियंस, जो दक्षिण भारत है, वो अब भी लुंगी पहनता है, वो अपनी संस्कृति से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। और एक नॉर्थ इंडियंस को देखो, बस कहने के लिए धर्म की बात करेंगे, मानने के लिए धर्म की बात नहीं करेंगे। मानने में उनके धर्म नहीं है, करने में, वो बोलने में धर्म आता है, बस बोलने में धर्म है और कर में एक भी धर्म के नहीं है। सबसे ज्यादा लालची, सबसे ज्यादा कपटी, समझ में आई बात? मौका परस्त उत्तर भारत की जनता है, मौका परस्त। मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूं, मौका परस्त। अपनी जैसा मौका पड़ता है वैसे बोलने लगेंगे, मौके के हिसाब से चलते हैं, साफ सीधी बात। जैसे बहती है बयार वैसे ही वो पीठ कर लेते हैं। अभी वो भाजपा की बयार चल रही है तो भाजपा ही बन जाएंगे, कांग्रेस की बयार आएगी तो कांग्रेस वाले बन जाएंगे। ऐसे है उत्तर भारत की जनता, समझ में आई बात? उनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं है, वो सत्ता के गुलाम है। वो किसके गुलाम है? सत्ता के गुलाम। समझ में आई बात? ये शब्द बहुत ठीक। आगे सुनो, आजादी के वक्त हिंदुस्तान के सामने विकास के दो मॉडल थे। पहले ही मैं बोल चुका हूं आपका कि विश्व में दो मॉडल ही सबसे ज्यादा प्रचलित थे। वो कौन से थे? पहला मॉडल था पूंजीवाद और दूसरा मॉडल था आपका समाजवाद। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि पूंजीवाद और समाजवाद क्या होता है। ठीक, पूंजीवाद और समाजवाद क्या होता है, ठीक है। एक था पूंजीवाद और दूसरा था, ठीक है, और आपका समाजवाद को साम्यवाद भी कहते हैं ना। समाजवाद एक आर्थिक विचार। देखो ये दोनों जो है ना, ये जो दोनों है ये आर्थिक विचारधारा है। ये क्या है? आर्थिक विचारधारा। जो साम्यवाद और लोकतंत्र है ये क्या है? राजनीतिक विचारधारा है। इससे राजनीतिक तंत्र को संचालित किया जाता है, राजनीति को संचालित किया जाता है। जो साम्यवादी राजनीति है होती है वहां पर सत्ता जनता के हाथ में नहीं होती, सत्ता कुछ समूहों के हाथ में होती है। सत्ता में समूह होते हैं कुछ। साम्यवाद में जैसे किसानों का यूनियन होता है और उससे एक लीडर भेज दिया जाता है, वैसे मजदूरों का यूनियन होता है। मतलब वहां पर एक समूहों का शासन होता है। किसका? साम्यवाद में किसका शासन होता है? सामूहिक शासन होता है।
सामूहिक शासन, पर एट द एंड एक पार्टी रूल करती है। एट द एंड एक पार्टी रूल करती है। जैसे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, वो रूल करती है चीन पर। समझ में आई बात? वन पार्टी सिस्टम होता है वहां पर। और लोकतंत्र में क्या होता है? हमारे देश में मल्टी पार्टी सिस्टम है। और जैसे अमेरिका में क्या है? टू पार्टी सिस्टम। हमारे देश में क्या है? मल्टी पार्टी सिस्टम। हमारे देश में एक पार्टी नहीं है, बहुत सारी पार्टी है। समझ में आई बात? तो इस बात को हम चल रहे हैं, समझ रहे हैं। अभी हम चल रहे हैं उस समय विश्व में दो आर्थिक मॉडल थे। कौन कौन से? एक था पूंजीवाद। पूंजीवाद का मूल उद्देश्य होता है लाभ अर्जित करना। पूंजीवाद का मूल उद्देश्य होता है लाभ अर्जित करना। ये याद रखना। पूंजीवाद का अर्थ है सिर्फ क्या है? अगर आपकी जेब में औकात है, आपकी जेब परचेज करेगी तो आप चीजें खरीद पाओगे, और अगर आपकी जेब परचेज नहीं करेगी तो आप कुछ भी खरीद नहीं पाओगे। मतलब आपकी जेब जितनी, आपकी हैसियत वैसी, आपकी चीजें वैसी। अगर आपकी जेब में 100 रुपए हैं तो आपकी जिंदगी भी 100 रुपए जैसी होगी, और अगर आपकी जेब में 1000 रुपए है तो आपकी जिंदगी भी 1000 रुपए वाली जैसी होगी। मतलब जैसी आपकी परचेजिंग पावर होगी वैसी आपकी लाइफ होगी। किस वाली विचारधारा में? पूंजीवादी विचार। और साम्यवादी विचारधारा में आपके जीवन को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम सरकार करती है। मूलभूत सुविधाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, ये सारी। और अगर आपके पास रोजगार नहीं है तो आपको भत्ता भी, रोजगार भत्ता भी प्रदान करती है सरकार, जिससे कि आप अपनी जीवन को सही ढंग से चला सके। और यहां पर किसी के पास निजी संपत्ति नहीं होती। कहां पर? ये समाजवादी अर्थव्यवस्था में सारी संपत्ति पर किसका अधिकार होता है? सरकार का। सारी संपत्ति पर किसका अधिकार है? सरकार का। और पूंजीवाद में सबके पास अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी होती है। आप चीजों को बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, लेकिन यहां पर बेचना खरीदना कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि देश की सभी संपत्ति पर किसका अधिकार होता है? सरकार का। देश की हर संपत्ति पर सरकार का अधिकार होता है। और अगर आपने सेकेंड चैप्टर पढ़ रखा होगा इस पहली किताब का, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि समाजवाद क्या होता है। और आपने तीसरा पढ़ रखा होगा तो आपको पूंजीवाद के बारे में भी पता होगा। आगे सुनो। पहला उदारवादी पूंजीवाद मॉडल था। यूरोप के अधिकतर हिस्सों और संयुक्त राज्य अमेरिका में यही मॉडल अपनाया गया था। दूसरा समाजवादी मॉडल था, इसे सोवियत संघ ने अपनाया था। आप इन दोनों विचारधाराओं के बारे में पढ़ चुके हैं, और आप यह भी जानते हैं कि दो महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध का दौर चल रहा था। उस वक्त हिंदुस्तान में बहुत से लोग विकास के सोवियत मॉडल से गहरे तौर पर प्रभावित थे। ऐसे लोगों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के ही नहीं बल्कि सोशलिस्ट पार्टी और खुद कांग्रेस के नेहरू तक शामिल थे। अमेरिकी तर्ज के पूंजीवादी विकास के पैरोकार बहुत ही कम थे। जब भारत आजाद हुआ तो भारत में बहुत ही कम संख्या में थे जो लोग पूंजीवाद को पसंद करते हों। भारत में अधिकतर लोग समाजवाद को ही पसंद करते थे। क्यों? क्योंकि भारत में बहुत बड़े स्तर पर गरीबी थी। तो वो लोग मानते थे कि अगर भारत को गरीबी से निकालना है तो भारत को समाजवादी रास्ते पर चलना पड़ेगा। जिन लोगों के पास अपार भूमि है उनसे भूमि को छीनना पड़ेगा और इन गरीब जनता को बांटना पड़ेगा। तभी भारत में सामाजिक एकता आ पाएगी, सामाजिक समानता आ पाएगी। नहीं तो भारत सामाजिक समानता की तरफ कभी भी बढ़ नहीं पाएगा। फिर भी भारत ने ना ही समाजवाद को अपनाया और ना ही पूंजीवाद को। भारत ने क्या अपनाया? भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। क्यों? क्योंकि भारत में दोनों प्रकार की जनता रहती थी। भारत में हद से ज्यादा धनी लोग भी थे, आपको पता है राजा महाराजा थे, और बहुत बड़े बड़े जमींदार थे, सभी प्रकार के लोग थे। तो इन लोगों को भारत में एक करके रखना था, तो भारत समाजवादी व्यवस्था को नहीं अपना सकता था। क्यों? क्योंकि अगर हम उनसे उनकी जमीन छीनने का प्रयास करते तो वो देश को ही छिन्न भिन्न कर देते, इसीलिए भारत ने समाजवाद को ना अपनाते हुए, ना पूंजीवाद को अपनाते हुए, उसने पहली बार तो पूंजीवाद को भारत अपना भी नहीं सकता था।
अफोर्ड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भारत की जनता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने लिए 2 वक्त की रोटी खरीद सके। तो आप खुद सोचो, वो किसी को लाभ कैसे कमा कर दे पाएंगे? भैया आप दुकान खोलोगे, आप आज के टाइम पे दुकान खोलोगे तो क्या मुफ्त में किसी को कुछ दोगे? बताओ सन्नी बाबू, कुछ दोगे? आप क्या सोच के दुकान खोलोगे? प्रॉफिट ना। तो यही बात है। तो उस समय भारत की ये स्थिति नहीं थी कि भारत प्रॉफिट वाली मार्केट ओपन कर सके। समझ में आई बात? तो अगर कोई आपसे पूछता है कि भारत ने प्रारंभ में पूंजीवाद क्यों नहीं अपनाया, क्यों? क्योंकि भारत की वो स्थिति नहीं थी, भारत की जनता वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी। समझ में आई बात? भारत, मैं आपको बता देता हूं, भारत में 10% लोगों के पास देश की 90% संपत्ति थी। भारत में उस समय 10% लोगों के पास देश की 90% संपत्ति थी। तो ये फासला था। और 85% और 90% लोग सिर्फ 10% संपत्ति पर जीवित थे। 90% लोगों के पास 10% संपत्ति थी और 10% लोगों के पास 90% संपत्ति थी। अब आप देख लो अंतर, कि गरीबी का कितना बड़ा अंतर था, आर्थिक असमानता कितने बड़े स्तर पर थी। आप खुद देखो, इतने बड़े स्तर पर आर्थिक असमानता थी हमारे देश में। तो अब आप बताओ कि क्या हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अनुसरण कर सकते थे अपने देश में? नहीं। सारी चीजों को प्राइवेट कर देते तो लोग कुछ कर ही नहीं पाते। आप खुद सोचो, रेलवे प्राइवेट होता तो लोग अफोर्ड कर पाते? नहीं। आज के टाइम पे जो लोग भीड़ की तरह रेलवे में भर जाते हैं, तब भी रेलवे लोगों को ले जा रही है, ढो रही है। और अगर प्राइवेट होती तो क्या होता? किसी को बिना टिकट के अंदर घुसने भी नहीं दिया जाता। जैसे मेट्रो प्राइवेट है, आप देखो मेट्रो में बिना टिकट के आप अंदर घुस तक नहीं सकते। अब आप देख लो। और रेल में आप सफर कर लेते हो, यहां से वहां चले जाते हो बिना टिकट के। सिर्फ क्यों? क्योंकि रेलवे क्या है? एक पब्लिक प्रॉपर्टी है। रेलवे क्या है? पब्लिक प्रॉपर्टी है, जिस कारण वर्ष आप उसका मुफ्त उपयोग भी कर सकते हैं। और आप उसकी टिकट देख लो, उसकी टिकट कितनी किफायती है। 80 रुपए में आप जनरल डिब्बे में यहां से लेकर हरिद्वार का सफर कर सकते हो। और यहीं आपको अगर द्वारका से अगर आपको विश्वविद्यालय आना है तो 40 रुपए लग जाते हैं। वहां भी जनरल वाला ही सफर होता है, कोई अच्छा नहीं होता। क्यों होता है भाई? फंसे रहते हैं ना लोग मेट्रो में भी। तो अब आप देख लो, अंतर देखो आप, प्राइवेट और सरकारी में क्या अंतर होता है। अब आप देख लो प्राइवेट हॉस्पिटल्स और सरकारी हॉस्पिटल्स, बिना जेब में आप 1 रुपया लिए आप प्राइवेट हॉस्पिटल में घुस तक नहीं सकते। अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जा तक नहीं सकते। इलाज की तो बात ही छोड़ो। और वहीं सरकारी हॉस्पिटल में देखो, चाहे आपके पास पैसा हो या ना हो, फिर भी आप इलाज पा रहे हो। तो ये है बेनिफिट। अब आप समझ रहे हो कि क्या होता है प्राइवेट और क्या होता है सरकारी। और अगर हमने पूंजीवाद अपनाया होता तो आप एक दवाई पैरासिटामोल भी ना बिना अपनी जेब का खर्च किए खरीद नहीं सकते थे। और पैरासिटामोल की कीमत भी अफोर्ड नहीं कर पाता भारत का आम नागरिक। इसीलिए हमने पूंजीवाद नहीं अपनाया प्रारंभ में। और हमारे उस समय के नेता सारे समाजवादी नेता थे। समाज की आर्थिक स्थिति को देखकर बहुत ही ग्लानित थे। इसीलिए उन्होंने समाजवाद को ज्यादा प्रेफरेंस दी। फिर भी नेहरू ने और नेहरू की कैबिनेट ने उस चीज को नहीं एक्सेप्ट किया। क्यों? क्योंकि वो बखूबी जानते थे कि भारत 2 प्रकार की आर्थिक स्थितियों में रहने वाले लोगों का देश है। वो दोनों प्रकार की आर्थिक स्थितियों में रहने वाले लोगों के लिए इस देश को बनाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था का अनुसरण किया। आगे सुनो आप।
आजादी के आंदोलन के दौरान ही एक सहमति बन गई थी और नेताओं की इस पसंद में यही सहमति प्रतिबिंबित हो रही थी कि राष्ट्रवादी नेताओं के मन में यह बात बिल्कुल साफ थी कि आजाद भारत की सरकार के आर्थिक सरोकार अंग्रेजी हुकूमत के आर्थिक सरोकारों से एकदम अलग होंगे। आजाद भारत की सरकार अंग्रेजी हुकूमत की तरह संकुचित व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए काम नहीं करेगी। आजादी के आंदोलन के दौरान ही यह बात भी साफ हो गई थी कि गरीबी मिटाने और सामाजिक आर्थिक पुनर्वितरण के काम का मुख्य जिम्मा सरकार का होगा। नेताओं में इस बात को लेकर बहस छिड़ी। कुछ औद्योगिकरण को उचित रास्ता मानते थे तो कुछ की नजर में कृषि का विकास करना और ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी को दूर करना सर्वाधिक जरूरी था। तो हमारे आजादी के आंदोलन में ही ये सारी बातें निर्धारित हो चुकी थी कि हम अपने देश का विकास किस रास्ते पर चलकर करेंगे। हमारा मूल उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होगा, हमारा मूल उद्देश्य होगा देश की गरीबी को मिटाना, देश की गरीबी और देश की संपत्ति को हमारी गरीब जनता में बांटना हमारा मूल उद्देश्य होगा। हमारे नेता इस बात से बखूबी परिचित थे वो और अपने काम को बहुत अच्छे से जानते थे। तो अब हम चल रहे हैं नियोजन समझने। क्या चल रहे हैं आप समझ रहे हैं? नियोजन का शाब्दिक अर्थ जैसे नियोजन से ही आपको एक कुछ आपके विचार में आ रहा होगा कि नियोजन क्या होता है। नहीं कुछ नियोजन किसी भी काम को करने से पहले उसकी योजना बनाना क्या कहलाता है? नियोजन। समझ में आ गया? अच्छा एक बात बताओ, आप कोई पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हो, वो बिना किसी प्लानिंग के करना पसंद करोगे या प्लानिंग के साथ करना पसंद करोगे? प्लानिंग के साथ। क्यों? मेरा फायदा होगा, मतलब प्लानिंग के साथ ये रहेगा अच्छे से होगा, अच्छे से होगा, आगे कोई गड़बड़ ना हो। अब आप खुद बताओ, देश को चलाना था तो बिना नीतियों के चलाया जाए कि नीति के साथ चलाया जाए तो ज्यादा अच्छा? प्लानिंग करना बहुत जरूरी था ना। इसीलिए हमारे देश के निर्माताओं ने देश को एक अच्छी दशा और दिशा प्रदान करने के लिए एक नीति आयोग बनाया। क्या बनाया? नीति आयोग। समझ में? आज उसे किस नाम से जाना जाता है? आज योजना आयोग के नाम से जाना जाता है। समझ गई बात? आज उसे किस नाम से जाना जाता है? योजना आयोग के नाम से जाना जाता है। उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है देश के आर्थिक संसाधनों की समीक्षा करना, कहां पर किस प्रकार के आर्थिक संसाधन है इस चीज की समीक्षा करना, फिर उसके हिसाब से देश के विकास की योजना तैयार करने में मदद करना। और ये किसके अधीन होता है? ये सीधे भारत के प्रधानमंत्री के अधीन होता है ये संस्थान। समझ में आई बात? बजट पेश करने वाला होता है? नहीं, बजट पेश करने वाला नहीं, ये वित्त मंत्रालय नहीं है, ठीक है? वो वित्त मंत्रालय का काम होता है। योजना आयोग का काम होता है देश में मौजूद सभी प्राकृतिक संसाधनों की समीक्षा करना, फिर उसके हिसाब से देश की नीति निर्माण में क्या देना? सलाह देना कि अगर हमें कुछ काम करना है तो ऐसे करेंगे तो ऐसे ज्यादा बेनिफिट होगा। तो क्या होता है नियोजन, पहले ये समझ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको नीति आयोग और योजना आयोग बताता हूं क्या है। ठीक है? मतभेदों के बावजूद एक बिंदु पर सभी सहमत थे कि विकास का काम निजी हाथों में नहीं सौंपा जा सकता और सरकार के लिए जरूरी है कि वह विकास का एक खाका अथवा योजना तैयार करे। समझ में आई बात? हमारे नेताओं को यह बात बहुत स्पष्ट थी कि हम अपने देश को निजी हाथों में नहीं सौंपेंगे। निजी हाथ मतलब प्राइवेट कंपनियों के हाथ में नहीं सौंपेंगे। जैसे मोदी जी कर रहे हैं कि बड़ी बड़ी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइवेट हाथों को सौंप दे रहे हैं कि आप पोर्ट संभालो, ये भी आप ही संभालो, वो भी आप संभालो, हम कुछ नहीं करेंगे। सरकार है तो हम सिर्फ गवर्निंग बॉडी चलाएंगे, ये नहीं, परमिशन देंगे, ये वाला काम नहीं। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू इस बात से बहुत ज्यादा संकल्पित थी कि देश को निजी हाथों में नहीं सौंपा जाएगा। देश की जनता को
ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देश सरकार खुद मुहैया कराए। अगर वो टैक्स पे कर रहे हैं तो उनकी टैक्स के पैसे की जो सुविधाएं हैं वो उन्हें मिलनी चाहिए। उनके टैक्स की पैसे की जो सुविधाएं हैं वो उन्हें मिलनी चाहिए। इस चीज को उन्होंने बहुत ही सुनिश्चित किया। इसीलिए देश के विकास की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने सरकार के कंधों पर रखी। सरकार के कंधों पर रखी कि हर बड़े काम को करने की जिम्मेदारी सरकार स्वयं लेगी। सरकार स्वयं लेगी। और इस चीज को करने के लिए उन्होंने पहले क्या किया? उन्होंने इस चीज को करने के लिए पहले उस चीज की पूरी एक रूपरेखा तैयार करवाने का काम किया। और इसी को क्या कहा गया? इसी को कहा गया नियोजन। इसी को क्या कहा गया? नियोजन। किसी भी काम को करने से पहले उसकी पूरी योजना तैयार करना ही क्या कहलाता है? नियोजन कहलाता है। और यही काम आपका कौन करता है? आपका नीति आयोग, और आज के समय पे उसे योजना आयोग के नाम से जाना जाता है। तो योजना आयोग यही काम करता है। देश में व्यक्त संसाधनों का अध्ययन करता है और उनका किस प्रकार से ज्यादा बेहतरीन तरीके से प्रयोग किया जा सकता है देश के विकास के लिए, इस चीज की पूरी प्लानिंग करता है और माननीय प्रधानमंत्री को बताता है कि अगर इस प्रकार से देश के इन संसाधनों का इस प्रकार से प्रयोग किया जाएगा तो देश को कम समय में ज्यादा से ज्यादा विकास प्राप्त हो सकता है। ये काम करने का काम कौन करता है? आपका योजना आयोग। तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू इस बात से बहुत आश्वस्त थे कि हमारे देश के विकास का जो पैटर्न होगा वो सोवियत पैटर्न पर होगा। वो भी पंचवर्षीय योजना का पैटर्न उन्होंने फॉलो किया और 5 साल के विकास की पूरी रूपरेखा उन्होंने तैयार कराई और फिर देश के विकास को उन्होंने हरी झंडी दिखाई। समझ में आई बात? तो आगे सुनोगे तो आपको पता चलेगा। दरअसल कहां थे? दरअसल अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण तीसरी लाइन। इतनी जल्दी आ गया हम इतने कि वह विकास का एक खाका अथवा योजना तैयार करें। दरअसल अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए नियोजन के विचार को 1940 और 1950 के दशक में पूरे विश्व में जन समर्थन मिला था। यूरोप महामंदी का शिकार होकर कुछ सबक सीख चुका था। जापान और जर्मनी ने युद्ध की विभीषिका झेलने के बाद अपनी अर्थव्यवस्था फिर खड़ी कर ली थी और सोवियत संघ ने 1930 तथा 1940 के दशक में भारी कठिनाइयों के बीच शानदार आर्थिक प्रगति की थी। इन सारी बातों के कारण नियोजन के पक्ष में दुनिया भर में हवा बह रही थी। पूरी दुनिया ये मान गई थी कि हर काम को योजना के साथ किया जाना चाहिए। इसीलिए भारत ने भी योजना के साथ भारत को चलाने का संकल्प लिया कि हम भी नियोजन के पक्ष में ही चलेंगे। हम भी अपने किसी भी काम को करने से पहले उसकी पूरी प्लानिंग करेंगे, फिर उस काम को अंजाम देंगे। ठीक, तो आगे सुनो। इस तरह देखें तो योजना आयोग कोई आकस्मिक आविष्कार नहीं था। दरअसल यह कहानी अपने आप में बड़ी दिलचस्प है। हम आमतौर पर सोचते हैं कि निजी निवेशक मसलन उद्योगपति और बड़े व्यापारिक उद्यमी नियोजन के पक्ष में नहीं थे। वे एक खुली अर्थव्यवस्था चाहते थे जहां पूंजी के बहाव पर सरकार का कोई अंकुश न हो। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। 1944 में उद्योगपतियों का एक तबका एकजुट हुआ। इस समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। इसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। बॉम्बे प्लान की मंशा थी कि सरकार औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए। इस तरह चाहे दक्षिणपंथी हो अथवा वामपंथी, उस वक्त सभी चाहते थे कि देश नियोजित अर्थव्यवस्था की राह पर चले। भारत के आजाद होने की योजना आयोग भारत के आजाद होते ही योजना आयोग अस्तित्व में आया। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष बने। भारत अपने विकास के लिए कौन सा रास्ता और रणनीति अपनाएगा यह फैसला करने में इस संस्था ने केंद्रीय और सबसे प्रभावशाली भूमिका निभाई। समझ में आई बात? तो समय के सभी लोग इस बात से सहमत थे। बड़े बड़े उद्योगपति भी इस बात से सहमत थे और सभी प्रकार की विचारधारा के लोग इस बात से सहमत थे कि भारत को नियोजित विकास की योजना पर चलना चाहिए और
ये कोई अचानक बनने वाली संस्था नहीं थी। इसी की इन सब चीजों के परिणाम के कारण ही आपके योजना आयोग को बनाया गया और वो भारत के विकास में, भारत के विकास की रणनीति को निर्मित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है आज भी और उस समय भी जब वो बना था। उस समय उसे नीति आयोग कहा जाता था और आज उसे योजना आयोग कहा जाता है। कि आज उसे नीति आयोग कहते हैं, आज योजना आयोग कहते हैं, आज उसे योजना आयोग कहते हैं। नीति आयोग तो 2015 में बना। क्या कह रहा है योजना आयोग का नाम? नीति आयोग बना था, देख लिखा हुआ है। पिछले साल बना। ये देख यहाँ पे लिखा है, नीति आयोग के इंटरव्यू 2015 में। हाँ, तो नीति आयोग आप अब कहने लगे हैं, ठीक है। उसे अब उसे क्या कहते हैं? नीति आयोग कहते हैं। और पहले उसे क्या कहते थे? योजना आयोग। 2015 में उसका नाम बदल के माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या रख दिया? नीति आयोग। और उससे पहले क्या था वो? योजना आयोग। माननीय हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उसका नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया? योजना आयोग से उसे क्या बना दिया? नीति आयोग। काम उसका आज भी वही है जो 1950 में था। माननीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो वो काम करता था, आज भी वही काम करता है भारत के। सुन लो क्या करता है योजना आयोग, क्या करता है नीति आयोग, सुन लो, समझ लो। पिछले साल हमने भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार नाम की किताब पढ़ी। क्या आप बता सकते हैं कि इसमें योजना आयोग का कोई जिक्र आया था या नहीं? दरअसल योजना आयोग का जिक्र इस किताब में कहीं नहीं है, क्योंकि योजना आयोग संविधान द्वारा स्थापित बाकी आयोगों अथवा दूसरे निकायों की तरह नहीं है। योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में भारत सरकार के एक सीधे साधे प्रस्ताव के जरिए की। यह आयोग एक सलाहकार की भूमिका निभाता है और इसकी सिफारिश तभी प्रभावकारी हो पाती है जब मंत्रिमंडल उन्हें मंजूर करे। जिस प्रस्ताव के जरिए योजना आयोग की स्थापना हुई थी उसमें इसके कार्यों के दायरे का उल्लेख करते हुए कहा गया था, भारत के संविधान में भारत के नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं और राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत यह बात विशेष रूप से कही गई है कि राज्य एक ऐसी समाज रचना को बचाते हुए लोगों की भलाई के लिए प्रयास करेगा, जहां राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाएं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की भावना से अनुप्राणित हो। राज्य अन्य बातों के अतिरिक्त अपनी नीतियों को इस तरह बनाए और अमल में लाए कि स्त्री और पुरुष सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधनों का बराबर अधिकार हो। समुदाय के भौतिक संसाधनों को मिल्कियत और नियंत्रण को इस तरह बांटा जाए कि उससे सर्वसामान्य की भलाई हो और अर्थव्यवस्था का संचालन इस तरह नहीं किया जाए कि धन अथवा उत्पादन के साधन एकाध जगह केंद्रित हो जाएं और जन सामान्य की भलाई बाधित हो। समझ में आई बात? तो ये आप जान लो, ये कोई संवैधानिक संस्था नहीं है। आपका जो योजना आयोग है, आज जिसे नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, ये कोई संवैधानिक संस्थान नहीं है। ये भारत सरकार के एक सामान्य प्रस्ताव के द्वारा बनाया गया संस्थान है और ये भारत सरकार के अधीन काम करता है। और ये क्या है? एक सलाहकारी बोर्ड है जिसका काम है प्रधानमंत्री जी को सलाह देना। प्रधानमंत्री, अब भाई जो सीधे प्रधानमंत्री के अधीन है उसकी सलाह कैसे काटी जाएगी? आप खुद सोच लो। अब जिस चीज को प्रधानमंत्री खुद रन कर रहे हो उनकी बात काटी जा सकती है? मंत्रिपरिषद उनकी बात काटेगा? आप खुद बताओ मुझे। अगर प्रधानमंत्री को सलाह दी जा रही है कुछ और प्रधानमंत्री को अगर मेरी आपकी सलाह मुझे पसंद आ रही है तो, और मैं अगर अपने मंत्रिपरिषद के सामने वो सलाह रख रहा हूं तो क्या मेरा मंत्रिपरिषद मेरी सलाह को काटेगा? प्रधानमंत्री की सलाह को मंत्रिपरिषद काटेगा? आप ही नहीं काटेगा। समझ में आई बात? तो आपका ये जो योजना आयोग है ये कोई संवैधानिक संस्था नहीं है। इसका मूल काम है देश के आर्थिक संसाधनों की समीक्षा करना और उसके हिसाब से देश की विकास की योजना बनाना और फिर माननीय प्रधानमंत्री को इसकी सलाह देना।
कि अगर माननीय प्रधानमंत्री जी देश के विकास में इस प्रकार की गतिविधियां की जाए, इस प्रकार से इन संसाधनों का प्रयोग किया जाए तो देश का विकास ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। ये सलाह करना, और ये डायरेक्टली किसके अधीन काम करता है? डायरेक्टली प्रधानमंत्री के अधीन काम करता है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, अगली क्लास में विस्तार करेंगे। जय हिंद, जय भारत।